नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मूनस्टोन क्लासेस। तो आपका स्वागत है वीकली करंट अफेयर्स सीरीज में। ये इस सीरीज की 10th वीडियो है। इससे पहले जो 9 वीडियोस है उसका अगर आप देखना चाहें तो आपका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही साथ पिन कमेंट में भी अटैच्ड मिलेगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 24 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में जितने भी करंट इवेंट्स हुए हैं उसे हम कवर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि मोर देन 30 क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि विद रेफरेंस टू द global tax deal, consider the following statements. The member nations have agreed to revise global tax regulations to guarantee that multinational corporations pay taxes at a minimum of 20%. तो जो भी मल्टीनेशनल एमएनसीज कंपनीज हैं वो 20% देंगे मिनिमम। तो 20% नहीं है, 20% की जगह क्या होगा तो 15% है। ठीक है, तो मिनिमम जो टैक्स है वो 15% है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस डील। नो, इंडिया पार्ट है इस डील का, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाता है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? तो नीदर वन नॉट टू, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। India and US committed to further improving bilateral ties, exploring alternate mechanisms for funding renewable energy, and actively pursuing the G20 agenda, which includes strengthening MDBs। तो अभी जो G20 की जो मीटिंग होने वाली है दिल्ली में, जो मेन मीटिंग है 9th एंड 10th सितंबर को 2023 का, उसमें मेन एजेंडा है स्ट्रेंथनिंग द एमडीबीज। तो एमडीबीज क्या है? मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हैं ना, वर्ल्ड बैंक्स हो गया, एआईआईबी, एशियन इन्वेस्टमेंट बैंक, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स बैंक, तो ऐसे बहुत सारे बैंक्स हैं। तो उस पर बात की जाएगी। एंड टेकिंग कोऑर्डिनेटेड एक्शन टू डील विद द क्लाइमेट चेंज। ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज तो मेन टॉपिक रहता ही है, हर G20 मीटिंग में क्लाइमेट चेंज एक अहम हिस्सा रहता है। देयर आर सेवरल इश्यूज इंक्लूडिंग क्लाइमेट एक्शंस, राइजिंग इंडेप्टनेस इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर was figured out during a bilateral meeting between the Finance Minister Nirmala Sitharaman and US Treasury Secretary Janet Yellen। तो जिस तरह से इंडिया की फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन है, उसी का एक ऑलमोस्ट सिमिलर कैटेगरी है यूएस में जिसको ट्रेजरी कहा जाता है, सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी जैनेट येलेन के बीच में हुआ था। हेल्ड ऑन द साइडलाइंस ऑफ G20 मीटिंग ऑफ फिनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स। तो रिसेंटली फिनेंस मिनिस्टर्स एंड जितने भी G20 कंट्रीज के फिनेंस मिनिस्टर और जो सेंट्रल बैंक गवर्नर्स है वो पार्टिसिपेट किए थे इसमें। तो उनमें फिनेंस से रिलेटेड में मेनली फोकस किया गया था, जैसे मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स का, फिर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे, फिर लोकल करेंसी पे किस तरह से ट्रेड, वो सब पे बात की गई थी। अंडर द ग्लोबल टैक्स डील, तो ग्लोबल टैक्स डील्स में क्या क्या है? अबाउट 140 कंट्रीज आर मेंबर इंक्लूडिंग इंडिया आल्सो हैव एग्रीड टू ओवरहॉल ग्लोबल टैक्स नॉर्म टू इंश्योर दैट मल्टीनेशनल पे टैक्सेस वेरेवर दे ऑपरेट एट अ मिनिमम ऑफ 15%। जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, इन लोगों को 15% टैक्स जो है वो उस कंट्री में देना पड़ता है अगर उस कंट्री में ऑपरेट करना है। ठीक है, तो ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द वॉदी डेवलपमेंट मॉडल वॉज इन द न्यूज रिसेंटली, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वॉदी डेवलपमेंट मॉडल। ठीक है, तो वॉदी डेवलपमेंट मॉडल आपको सऊदी अरब में भी है एक ऐसा मॉडल, लेकिन उससे कंफ्यूज नहीं होना है। The program is aimed at improving livelihood and giving access to nutrition for large landholders। तो ये बिल्कुल सब कुछ स्टेटमेंट सही है, बस यहाँ पर लार्ज का एक वर्ड से ये क्वेश्चन स्टेटमेंट जो है गलत हो जाता है। लार्ज नहीं होगा, ये स्मॉल लैंड होल्डर्स होगा, स्मॉल फार्मर्स के लिए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। द मॉडल हैज बीन लेड बाय द नेशनल बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट दैट इज नबार्ड। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो टू ओनली, तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। The Wadi development model introduced by Pune headquarter BAF
Development Research Foundation, known as BIF, that promotes fruit trees and forestry in the farming system, was discussed on the ongoing Conference of Parties session in Egypt. तो रिसेंटली जो COP की मीटिंग हुई है उसमें ये बात की गई थी। ठीक है, इजिप्ट में हुई है। ये थोड़ी पुरानी न्यूज़ ज़रूर है, लेकिन आज के टाइम में ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। वादी डेवलपमेंट मॉडल, दिस प्रोग्राम जो वादी डेवलपमेंट मॉडल है वो क्या एम करता है? एट इम्प्रूविंग द लाइवलीहुड एंड गिविंग एक्सेस टू न्यूट्रिशन फॉर स्मॉल लैंड होल्डर्स, ताकि वो स्मॉल लैंड होल्डर्स के लिए उनको वैसे पेड़ लगा सके, वैसे फॉरेस्ट्री कर सके जिनसे इनका इनकम जनरेट हो। इनकम होगी तो ऑब्वियसली खाना पीना होगा। तो BAF has been working on various initiatives mainly aimed at improving the livelihoods of the poor families in rural areas along with conserving natural resources. तो ताकि लाइवलीहुड भी मिले इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट्री भी हो जाएगा, दुनिया में जो क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम चल रहा है वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। विद कंजर्विंग द नेचुरल रिसोर्सेज, तो जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हम लोग उसको कंजर्व कर सके। तो द वर्दी प्रोजेक्ट ऑफ द नेशनल बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट पॉलिसी। ठीक है, तो नाबार्ड का भी यही मोटो है, नेचुरल रिसोर्स को प्रमोट किया जाए। द वर्दी मॉडल इज मेंट टू हेल्प ट्राइबल एंड स्मॉल लैंड होल्डर्स। ठीक है, तो ट्राइबल्स भी, क्योंकि ट्राइबल्स के पास उतना ऑप्शंस नहीं है, उनका लिमिटेड लाइवलीहुड है, तो उनको भी किस तरह से मेन सोर्स से जोड़ा जा सके ताकि उनका भी एक लाइवलीहुड हो और उनके जो माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम होता है उनके फैमिलीज, उनके ट्राइबल ग्रुप्स में, वो भी सॉल्व हो जाए। इट अलाउज द लैंड होल्डर्स टू डू हॉर्टिकल्चर एंड प्लांट फूड क्रॉप्स ऑन द लैंड बोथ फॉर कमर्शियल सेल्स एंड सेल्फ कंजम्पशन बाय द फार्मर्स। ठीक है, तो वो खुद के लिए भी कर सके और साथ ही साथ वो बेच भी सके। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। व्हाट इज द शेयर प्रोवाइडेड बाय द सेंटर इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स अंडर नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम? नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम, तो इसमें कितना सेंट्रल गवर्नमेंट मेनली कितना पैसा देता है? तो 100, 75, 50, 25%। तो इसमें जो है ये सेंट्रल स्कीम है, सेंटर सेक्टर स्कीम है, इसीलिए इसमें 100% सेंटर प्रोवाइड करता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तो द नॉर्थ ईस्ट एंड बहुत सारे जो पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी स्टेट्स, वहाँ पर भी जो है वो 100% देती है गवर्नमेंट। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम जो है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और लॉन्च्ड इन 2017, अंडर विच 100% सेंट्रली फंडेड इज provided to the state government of the northeastern region for the project of physical infrastructure। ठीक है, तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के जैसे जितने भी है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, फिर असम, मेघालय एंड सिक्किम, तो ये सारे ही इसमें आ जाते हैं। Recently, the continuation of NESIDS with an approved by the cabinet for the period of 2022 से 25 तक at an outlay of 8,139 करोड़ के आसपास जो है वो कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। सेक्टर स्कीम्स मेनली इसमें क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे होता है, रोड कनेक्टिविटी पे होता है, रेलवे स्टेशन, फिर एयर रूट से कनेक्ट करने, उसी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तो जितने भी सेंटर सेक्टर स्कीम होंगे उसमें मोस्टली 100% लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होते हैं। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में गवर्नमेंट कुछ पार्ट देता है, 75% भी दे सकता है, 50% भी दे सकता है, 35% भी दे सकता है, तो वो डिपेंड करता है। लेकिन जो जितने भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है उसमें 100% देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। India has partnered with which country for the MITI National Science Foundation Research Collaboration? Japan, UK, USA, South Korea। इसका सही आंसर होगा USA। The USA National Science Foundation and the Ministry of Electronics and Information Technology, जिसको हम लोग कॉमनली MITI कहते हैं, of Government of India has signed an implementation arrangement on research cooperation। ठीक है, तो मेनली रिसर्च एरिया में। Under the agreement, the first joint call for proposal has been made by the MITI in the areas of
और रिसर्च एरियाज कौन कौन से हैं, तो सेमीकंडक्टर रिसर्च, जैसे गुजरात में सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज लगने वाली हैं। नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, जैसे कि अब 5G बहुत सारे सिटीज़ में आ चुके हैं, हम लोग अब 6G की तरफ मूव करेंगे धीरे धीरे। नेटवर्क सिस्टम्स, साइबर सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर एनर्जी, उन सब पे फोकस किया जाता है। एंड इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, है ना, तो जो BRT सिस्टम हो गया है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, उन सब पे मेनली रिसर्च से रिलेटेड जो है यूएसए के साथ कोलैबोरेशन हुआ है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। Which institution has recently approved $25 million proposal submitting by the India's Department of Animal Husbandry and Dairying? AIIB, जिसको एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक, G20 पैंडेमिक फंड या NDB? तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, G20 पैंडेमिक फंड। ठीक है, तो G20 पैंडेमिक फंड हैज अप्रूव्ड $25 million proposal submitted by the India's Department of मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने, और साथ ही साथ में मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, उन इन मिनिस्ट्री ने मेनली उनको अप्रूवल मिल गया $25 million का, ऑन एनिमल हेल्थ सिक्योरिटी स्ट्रेंथनिंग इन इंडिया फॉर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स। तो मेनली ये एनिमल से रिलेटेड है, एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड। और G20 पैंडेमिक फंड क्या है, तो वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर इंडोनेशिया G20 प्रेसिडेंसी। तो पिछले साल इंडोनेशिया G20 प्रेसिडेंट था। ठीक है, उसके बाद इंडिया को मिला है 2023 में। नेक्स्ट कौन सा होगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आप 2024 में G20 प्रेसिडेंट कौन होगा? ठीक है, which finances critical investment to strengthen pandemic prevention, ठीक है, preparedness and response capacities as national, regional and global levels of low and middle income countries, क्योंकि इंडिया जो है वो मिडिल इनकम कंट्रीज में आ जाता है, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में। तो उन सब कंट्रीज के लिए ये फंड बनाया गया है, तो G20 पैंडेमिक फंड। ठीक है, कि ताकि एनिमल से रिलेटेड अगर कोई भी पैंडेमिक या कोई भी डिजीज आता है, जैसे कैटल फुट डिजीज हो गया या फिर रानीखेत डिजीज, ऐसे बहुत सारे होता है, कैनाइन डिस्टेम्पर, तो उन सब से कैसे बचा जा सकता है। तो वो नेशनल लेवल पे हो सकता है, रीजनल लेवल पे भी या ग्लोबल लेवल पे भी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ वर्ल्ड वाटर वीक 2023 इवेंट? ठीक है, स्वीडन, यूएसए, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वीडन। तो स्वीडन की जो कैपिटल है स्टॉकहोम, उसमें ये हुई थी इवेंट। द डायरेक्टर जनरल नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा recently chaired an online session in from India during the World Water Week. The session was titled, इस सेशन की टाइटल क्या थी, तो पीयर नेटवर्किंग फॉर इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो पीयर नेटवर्किंग फॉर इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, हैविंग डिस्कशन ऑन अडॉप्शन ऑफ द रिवर बेसिन मैनेजमेंट अप्रोच। तो मेनली किस तरह से रिवर्स को हम लोग, जितने पॉल्यूशंस हो रहे हैं या फिर जो कहीं पे फ्लड आ जा रही है, कहीं पे सूखा हो जा रहा है, किस तरह से रिवर को लिंक कर सके और बायोडाइवर्सिटी को किस तरह से इम्प्रूव कर सके, इसी पे बात की गई थी। ठीक है, द वर्ल्ड वाटर वीक 2023 कब मनाया जाता है, तो 20 से 24 मार्च के बीच में। इज एन एनुअल इवेंट हेल्ड ऑनलाइन एट स्टॉकहोम, स्वीडन, with the theme Seeds for Change, Innovation Solution for a Water Wise World। ठीक है, तो ये थीम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थीम भी याद रखना। ठीक है, वर्ल्ड वाटर वीक कहाँ हुई थी, तो स्टॉकहोम, स्वीडन में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस ई ट्रैक्टर प्राइमा ET11 इज डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? तो ये वो ट्रैक्टर है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स निकल रहे, स्कूटी, स्कूटर्स, बाइक, फोर व्हीलर्स, उसी तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर है। तो L&T मीन्स लार्सन एंड टूब्रो, DRDO, CSIR या IIT मद्रास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, CSIR। तो CSIR के बहुत सारे लैब्स है पूरे इंडिया में ही, तो ऑलमोस्ट 50 से भी ज़्यादा लैब्स है CSIR के सेंट्रल। तो the country's first indigenous e-tractor, Prima ET11, was developed by CSIR's
सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि सिचुएटेड है दुर्गापुर, और दुर्गापुर कहाँ है तो वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ पर वो CSIR का लैब है, CMERI जिसको कहते हैं, उनके साइंटिस्ट ने मिलकर इसे डेवलप किया है ई ट्रैक्टर को। तो इसको इनाग्रेट कौन किया था, लॉन्च कौन किया था, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है कौन है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, उन्होंने लॉन्च किया था। Also, Dr. Jitendra Singh also unveiled book by the CSIR, Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants, and a compendium showcasing 75 technologies developed by the CSIR। तो CSIR जो जो टेक्नोलॉजीज डेवलप करी थी, तो उसमें उद्घाटन में ये भी हुआ था, ई ट्रैक्टर। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विद रेफरेंस टू द कम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, जिसको कहते हैं CPTPP, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA between countries based around the Pacific Ring। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। तो ट्रांस पैसिफिक जो है, जो भी पैसिफिक ओशन के आसपास जो कंट्रीज हैं, ठीक है, इसमें आपको शो हो रहा है जापान, USA, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब जो है वो सब है। ब्रिटेन इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द पार्टनरशिप। ठीक है, तो नहीं, ब्रिटेन इज नॉट द फाउंडर। तो ओनली वन जो स्टेटमेंट है सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। तो ब्रिटेन एग्रीड टू जॉइन द कम्प्रिहेंसिव प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। तो ब्रिटेन ने रिसेंटली इसको ज्वाइन किया, उसका फाउंडिंग मेंबर नहीं है। अ ट्रेड पैक्ट बेस्ड अराउंड द पैसिफिक रिम, इट सीक्स टू बिल्ड टाइज अराउंड द वर्ल्ड आफ्टर लीविंग द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो ब्रेक्जिट के बाद में वो इसको ज्वाइन कर लिया। तो CPTPP इज ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाज साइंड दैट वाज एग्रीड इन 2018 बिटवीन 11 कंट्रीज। कौन कौन से, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनाई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर एंड वियतनाम। ठीक है, तो ब्रिटेन हैज विल बिकम द 12th मेंबर एंड द फर्स्ट टू जॉइन सिंस द पार्टनरशिप सिंस इंसेप्शन। तो ब्रिटेन एक पैसिफिक रिम कंट्री नहीं है, फिर भी वो ज्वाइन कर रहा है, लेकिन इसमें USA इसका पार्ट नहीं है, या बहुत सारे और भी कंट्रीज है, जैसे पेरू हो गया, बोलिविया हो गया, वो लोग भी पैसिफिक रिम में आ जाते हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो सब ने ज्वाइन किया। तो अभी 12 मेंबर है, इसमें धीरे धीरे ज्वाइन करेंगे बहुत सारे और भी मेंबर्स। तो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVIP, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंडिया एंड फ्रांस विल वर्क टुगेदर टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। तो फ्रांस नहीं होगा, ये स्टेटमेंट गलत है, इसके जगह ब्राजील, USA होगा। The alliance is aimed at facilitating cooperation and intensifying the use of sustainable biofuels, including in the transportation sector। ये स्टेटमेंट सही है। The Global Biofuel Alliance is one of the priorities under the India's G20 presidency। तो इस पे भी बात चलेगी ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो 2 और 3 सही है, तो ओनली 2 हमारा जो है वो सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो फ्रांस नहीं था, फ्रांस के बजाय कौन है, तो ब्राजील, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बायोफ्यूल्स। तो बायोफ्यूल्स मतलब वैसे वैसे प्लांट बेस्ड फ्यूल है, जिससे हम लोग फ्यूल निकाल सकते हैं, जैसे कि जेट्रोफा जेट्रोफा प्लांट है, फिर पोंगामिया पिनाटा वैसे प्लांट जो है वो उसे हम लोग फ्यूल निकाल सकते हैं। ठीक है, इथेनॉल बना सकते हैं। They will work together towards the development of global biofuel alliance along with other interested countries। ठीक है, this alliance will promote collaboration and the increased use of sustainable biofuels, notably in the transportation sector। ठीक है, तो मेनली प्रमोशन एंड कोलैबोरेशन, और साथ ही साथ में ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। पता ही होगा कि इथेनॉल ब्लेंडिंग का एम है इंडिया में, क्योंकि 20% हम लोग इथेनॉल ब्लेंड करके यूज़ करें 2030 तक। It will focus on market growth, enabling global biofuel trade, developing meaningful policy relations, and providing technical assistance to national biofuels program throughout the world। फिर बाकी जो स्टेट्स है, बाकी कंट्रीज है जिसमें टेक्नोलॉजी नहीं है, उसमें शेयर भी होगी। ठीक है, The alliance will collaborate with the supplement and existing regional and international agencies as well as initiatives in bioenergy, bioeconomy,
energy transition field more broadly, such as clean energy, ministerial biofuture platform, mission innovation bioenergy initiatives, and the global bioenergy partnership. तो ये सब जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आगे आपके मेंस राइटिंग में, ठीक है। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ, ठीक है। द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस इज वन ऑफ द प्रायोरिटीज अंडर द इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। ऑब्वियसली इस पे बात होगी 9th और 10th जो सितंबर होगी, इसमें ज़रूर बात होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज आंसर, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। विच institution plans to set up a research analyst administration and supervisory body, ठीक है। RAASB, RBI, सेबी, नीति आयोग, नास्को। इसका सही आंसर होगा सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके चेयरमैन कौन है आप बताइएगा, फिगर मैंने अटैच कर ही दिया, कमेंट में आप जरूर बताइए। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी प्लान्स टू सेट अप रिसर्च एनालिस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन सुपरवाइजरी बोर्ड, और इसका काम क्या है, टू एडमिनिस्टर एंड सुपरवाइज रिसर्च एनालिस्ट। दिस इज अलोंग द लाइंस ऑफ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरवाइजरी बॉडी सेटअप फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन ऑफ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के लिए मैं भी ये किया जा रहा है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। श्रेथा थाविसिन हैज बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो इससे लगता है कि ये कोई फीमेल का नाम है, लेकिन ये मेल का नाम है। श्रेथा थाविसिन, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, सिंगापुर। इसका सही आंसर होगा ए, थाईलैंड। तो श्रेता थाविसिन फ्रॉम द पॉपुलिस्ट फ्यू थाई पार्टी, ठीक है। तो ये पार्टी है जिससे बिलोंग करते हैं। सिक्योर्ड इनफ वोट्स इन द पार्लियामेंट टू बिकम थाईलैंड्स 38th प्राइम मिनिस्टर। तो थाईलैंड के ये 30वें प्राइम मिनिस्टर बन गए। अर्लियर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर Thaksin Shinawatra returned from years of self-imposed exile and began an 8-year prison sentence। तो जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे थाक्सिन, उनको 8-year प्रिजन मिली है सेंटेंस, ठीक है। तो इसीलिए इसमें था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो ये सब छोटे लेवल एग्जाम में एसएससी, सीजीएल या रेलवे या स्टेट पीसीएस में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। फिर द अफ्रीकन यूनियन हैज सस्पेंडेड विच कंट्री अंटिल द इफेक्टिव रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। इजिप्ट, नाइजर, केनिया, साउथ अफ्रीका। तो पता ही होगा आपको, 2 महीना पहले साउथ सूडान में हो रहा था, अब जो हो गया नाइजर में हो रहा है, ठीक है। तो नाइजर एंड नाइजीरिया आर 2 डिफरेंट कंट्रीज। इसका जोग्राफिक लोकेशन जानना जरूरी है। ये नाइजर की मैप है, तो कुछ हद तक इंडिया की मैप की तरह लगती है ये, है ना। बस इसमें अशोक चक्र नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही लगता है। तो इसके आसपास जो नेबरिंग कंट्रीज है उनके बारे में जानना भी ज़रूरी है। लीबिया, अल्जीरिया, माली, बर्किना फासो, बेनिन, नाइजीरिया, चैड, ठीक है। तो नाइजर एंड नाइजीरिया 2 डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। नाइजीरिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, अफ्रीका की मोस्ट पॉपुलस कंट्री है नाइजीरिया, ठीक है। The African Union suspended Niger from all its institutional and activities until the effective restoration of constitutional order। क्योंकि आपको पता ही है वहाँ पर मिलिट्री कू हो गई है, तो जो प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ के उसको हटाकर एक मिलिट्री डिक्टेटर आ चुका है ना। फॉलोइंग लास्ट मंथ कू, द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द 55 नेशन ब्लॉक मेड द डिसीजन after the soldiers overthrew Niger's democratically elected president almost 4 weeks ago and placed themselves in power. The President Mohamed Bazoum and his family have been kept under house arrest in the capital Niamey। तो नाइजर का कैपिटल क्या है, नियामी, और ये प्रेसिडेंट थे जिनको हटाकर एक मिलिट्री डिक्टेटर आ चुका है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। मैच करना है हमें, मैच बताना है। जिमिनी आइलैंड, रेड सी। तो नहीं, रेड सी में नहीं है, रेड सी में नहीं है, ये काले सागर या ब्लैक सी, ठीक है। ये ब्लैक सी में होगा। करा कराकल्पकस्तान अफगानिस्तान में है, नहीं, ये उज्बेकिस्तान में। तो ये वाला जो रीजन जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, 5 जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज उसमें से एक रीजन पड़ता है करकल्पकस्तान, ठीक है। तो अफगानिस्तान इसका रॉन्ग होगा।
फिर वैलो दो जवारी अमेजन रेन फॉरेस्ट, तो ये सही है, तो ये अमेजन ब्राजील में पड़ता है, वहीं पर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। जिमिनी आइलैंड को स्नेक आइलैंड भी कहा जाता है, जो कि ब्लैक सी में है, ठीक है, ये यूक्रेन का पार्ट है, ठीक है, तो ये रेड सी में नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है। ब्लैक सी, उज्बेकिस्तान, ब्राजीलियन अमेजन रेन फॉरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। With reference to the Fujiwara effect, consider the following statement. Very very important question है, इसको मार्क कर लीजिए। The effect can be seen when two hurricanes spin in the opposite direction. तो opposite direction नहीं होगा, ये same direction में होगा, ठीक है। It can be seen only in the Pacific Ocean, जरूरी नहीं है कि सिर्फ पैसिफिक ओशन में ही हो, ओनली, ठीक है। तो क्या होगा, करेक्ट चूज करना है, तो नीदर वन नॉट टू, ठीक है, डी इसका सही आंसर होगा। तो फुजीवारा इफेक्ट क्या है, तो रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स वेस्ट कोस्ट, ठीक है, recently witnessed Hurricane Hilary, prompting the National Hurricane Center to issue its first ever tropical storm watch for parts of southern California। तो वेस्टर्न पार्ट में है कैलिफोर्निया, ठीक है, कैलिफोर्निया स्टेट है। तो एज पर द नेशनल वेदर सर्विस व्हेन टू हरिकेन्स और साइक्लोन्स, है ना, हरिकेन्स, साइक्लोन्स, टोर्नाडो अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से जाना जाता है, स्पिनिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो इसका जो स्पिन है, देखिए इसका जो स्पिन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होता है, तो पता ही होगा आपको ज्योग्राफी में। सेम डायरेक्शन आर ब्रॉट क्लोज टुगेदर, दिस बीइंग एन इंटेंस डांस अराउंड देयर कॉमन सेंटर, दिस इंटरेक्शन बिटवीन द टू साइक्लोन इज कॉल्ड द फुजीवारा इफेक्ट। तो इसमें क्या होता है, दो साइक्लोन जो है आसपास में, अगर दो साइक्लोन्स हुए हैं तो ये दोनों मिल जाते हैं और एक बहुत पावरफुल साइक्लोन क्रिएट कर देते हैं, ये दोनों साइक्लोन मिलकर इंटरैक्ट कर जाते हैं, इसी को मेनली फुजीवारा इफेक्ट कहा जाता है, ठीक है। तो ये जापान जैसे कंट्रीज में बहुत ज़्यादा तबाही मचाता है, इसीलिए वो वहाँ से शब्द आया फुजीवारा इफेक्ट। अगर आपको इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं उसको इसको कवर कर दूंगा। तो इफ द स्ट्रेंथ ऑफ वन हरिकेन एक्सीड्स दैट ऑफ द अदर, द स्मॉलर वन विल ऑर्बिट इट एंड फाइनली स्मैश इनटू द वॉर्टेक्स वेयर इट विल बी कंज्यूम्ड। तो ऑब्वियसली जो बड़ा होगा वो इसको कंज्यूम कर लेगा और वो और भी ज्यादा ताकतवर बन जाएगा, ठीक है। एंड इफ टू स्टॉर्म्स ऑफ कंपेरेबल पावर pass each other, they may drift towards each other until they reach a common center and combine, or they may just spin each other about for a while before flying off on their respective routes। तो जब एक स्ट्रांग है और एक वीक है तो ऑब्वियसली जो स्ट्रांग है वो कंज्यूम कर लेगा, उसको इकट्ठ अपने अंदर ले लेगा, लेकिन अगर दोनों ही बराबर के हैं, ठीक है, तब क्या होगा, दो केस हो सकता है, या तो वो मिल सकते हैं या फिर दोनों अलग अलग रूट में अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका है, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इंडियन कंपनी साइंड एमओयू विद स्कोडा ग्रुप फॉर ए जॉइंट वेंचर टू प्रोड्यूस कंपोनेंट्स फॉर इंडियन रेलवे एंड पब्लिक मोबिलिटी। इंडियन रेलवे एंड पब्लिक मोबिलिटी के लिए स्कोडा ग्रुप आपने देखा ही होगा, बहुत सारे कार्स मैन्युफैक्चर करती है, मेनली ऑटोमोबाइल्स। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा ऑटोकॉम, मारुति सुजुकी, अशोक लेलैंड। तो इंडियन रेलवेज के लिए तो किसके साथ कोलैबोरेशन हुई है, तो टाटा के साथ हुई है। द टाटा ऑटोकॉम signed a memorandum of understanding with the Skoda Group, a leading European manufacturer of components and vehicles for public transport। ठीक है, तो ये यूरोपियन कंपनी है स्कोडा जो ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड क्लास है। द एग्रीमेंट सेट द फ्रेमवर्क फॉर ए स्ट्रेटेजिक जॉइंट वेंचर aimed at producing components for growing Indian railways and public mobility market। ठीक है, तो इंडियन रेलवेज में जो डिमांड हो रही है नए नए कोचेस की, ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये एमयू बिटवीन स्कोडा एंड द टाटा ऑटो कंपनी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे मूव करते हैं। वर्ल्ड्स फर्स्ट स्पॉटलेस जिराफ वाज बोर्न इन विच कंट्री, इंडिया, यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूएसए, ठीक है। तो यूएसए के जू में इसका पैदा हुआ है। तो देख सकते हैं आप, जो नॉर्मल स्पॉट्स होती हैं जिराफ का एक पैटर्न होता है, वैसे कुछ नहीं है, तो ये एक बेबी जिराफ है, ठीक है। तो ये बड़ा होगा तो इसकी हाइट ऑब्वियसली बढ़ेगी। द स्पॉटलेट बेबी जिराफ वाज बोर्न इन द ब्राइट जू, यूएस,
एंड बिलीव टू बी द ओनली सिंगुलरली कलर्ड जिराफ इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो एक कलर का ये जिराफ लग रहा है ना, तो ऐसा लग नहीं रहा कि ये जिराफ है, क्योंकि उसका पर्टिकुलर पैटर्न होता है, पैचेस होते हैं। ठीक है, द फीमेल जिराफ इज यूनिफॉर्मली ब्राउन, तो ये फीमेल है, इज कलर्ड एंड लैक डिस्टिंक्टिव पैच्ड पैटर्न कॉमनली फाउंड इन द जिराफ्स एंड आल्सो एक्सेप्शनली लॉन्ग नेक। ठीक है, और इसके अगर गौर करेंगे तो इसके जो नेक रीजन है, गर्दन वाला जो पार्ट, वो बहुत ज्यादा लंबा नहीं है। ऑब्वियसली बेबीज में उतना नहीं होता, तो भी थोड़ी बहुत बड़ी होती है। दे आर फेमस फॉर ब्राइट जू, ये ब्राइट जू में पाया गया है, मतलब पैदा हुआ है। स्टेटेड दैट द जिराफ ऑलरेडी हैज अ हाइट ऑफ 6 फीट, तो जब पैदा हुआ तो तभी इसकी हाइट लगभग 6 फीट का है। बड़ा होगा तो क्या होगा देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, ब्रिक्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा में रही है। ब्रिक्स कंसिस्ट ऑफ ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। रिसेंटली एट द 15th summit on Johannesburg, the group invited 6 more countries to join the alliance, whose memberships will begin on January 1, 2024. Which of the following countries is not among the invited countries? ठीक है, नॉट इनवाइटेड, तो कौन कौन ज्वाइन किए थे इनवाइटेड कंट्रीज? लीबिया, ईरान, अर्जेंटीना, यूएई। तो इसमें लीबिया इनवाइटेड नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी ये सब इन मेंबर बन गया है, तो अब जो हो गया, अब वो ब्रिक्स प्लस हो गया है। ठीक है, ब्रिक्स प्लस, क्योंकि और भी मेंबर्स ऐड हो गए। The 5-member BRICS invited 6 more countries to join the alliance, which can strengthen its claim to being a voice of the global south, on one hand, while raising concern about China's increasing dominance to the other. ठीक है, तो इंडिया का तो है ही, वो वॉइस करता है ग्लोबल साउथ के लिए, क्योंकि वो ग्लोबल साउथ में बहुत, जो सदर्न हेमिस्फीयर उसमें बहुत कोई पावरफुल कंट्रीज है नहीं, तो वो भी रिप्रेजेंट करे ऐसे मल्टीलैटरल फोरम में। साथ ही साथ जो इन चाइना का जो डोमिनेंस है अमंग द अदर कंट्रीज, वो भी इंडिया जो है काउंटर बैलेंस कर सके। तो पाकिस्तान भी चाहता था इस ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए, लेकिन इंडिया उसको अलाउ नहीं किया। ब्रिक्स कंसिस्ट ऑफ ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो 15th जो समिट हुई थी जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में, इट हैज इनवाइटेड ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया, अर्जेंटीना, इजिप्ट एंड इथोपिया। ठीक है, तो इजिप्ट और इथोपिया अफ्रीका से आ गए, सऊदी अरेबिया, यूएई जो है और ईरान जो है एशिया से आ गया, अर्जेंटीना साउथ अमेरिका से आ गया। ठीक है, तो जितने भी ऑलमोस्ट जो सदर्न हेमिस्फीयर वाले कंट्रीज, उसको पार्टिसिपेट किया गया है। दिस मेंबरशिप विल बिगिन जनवरी 2024 से वो फॉर्मली ज्वाइन कर देंगे ग्रुप में। द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिक्स कब हुआ था? 2009 में, और जो है ब्रिक ब्रिक्स जो है वो पहले ब्रिक था। ठीक है, सिर्फ ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना था। साउथ अफ्रीका बाद में इसको 1 साल बाद ज्वाइन किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अब हो गया है ब्रिक्स प्लस हो गया। ठीक है, आफ्टर ज्वाइनिंग 6 न्यू मेंबर्स, इंडिया नाउ इट इज टोटल कितना हो गया? 11 मेंबर्स इस ग्रुप में हो गए। कंसिडर द फॉलोइंग कोरल, सी ग्रासेस, जेलीफिशेस एंड स्पॉन्जेस। How many of the above are most affected by the marine heat waves? Marine heat waves के साथ में सबसे ज़्यादा किस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, किन किन पे पड़ सकता है? कोरल्स, ऑब्वियसली, सी ग्रासेस, स्पॉन्जेस। जेलीफिश पे नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा हम लोग जानेंगे, क्योंकि कोरल्स, अब अगर चारों में से ऑड वन क्या है, तो जेलीफिश। क्यों? क्योंकि जेलीफिश जो है वो ऊपर, मेनली ऊपर सतह पे फ्लोट करता है। बाकी ये स्पॉन्जेस, सी ग्रासेस जो बेंथिक ऑर्गेनिज्म है, बेंथिक्स मतलब जो अंडरग्राउंड बहुत डीप सी लेयर्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनको ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा मरीन हीट वेव से। ठीक है, तो 3 होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो एक्सट्रीम हीट हैज प्लेग्ड the Mediterranean Sea and wildfires raged across the least 9 countries in the region from Algeria to Greece। ठीक है, तो मेडिटेरेनियन सी में बहुत एक्सट्रीम हीट वेव है, मरीन हीट वेव है। वहाँ का जो मेडिटेरेनियन सी का जो पानी है बहुत ज़्यादा गर्म हो जा रहा है, तो वैसे प्रजातियों को, जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। बट दीज सोरिंग टेम्परेचर्स आर नॉट ओनली अ डेंजर फॉर पीपल एंड द इकोसिस्टम ऑन लैंड, दे आर ऑल्सो हार्मिंग मरीन लाइफ। ठीक है, तो मरीन लाइफ को भी बहुत हैम्पर हो रहा है। इन वार्मिंग वर्ल्ड, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, मरीन क्रिएचर्स आर इन डेंजर ऑफ सफोकेटिंग। क्यों? क्योंकि जैसे कि ऑक्सीजन जो होता है, अगर टेम्परेचर कम होता है तो वो ऑक्सीजन जो है पानी में इजीली घुल जाता है, तो घुल जाता है तो
पानी का जो डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल है वो बढ़ जाता है। जैसे जैसे पानी का टेम्परेचर बढ़ते रहेगा, ऑक्सीजन जो है वो कम डिजॉल्व होने लगेगा। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन जो लेवल है DO2 वो कम होने लगेगा। तो ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो जो भी ऑर्गेनिज्म है, मरीन ऑर्गेनिज्म, ऑब्वियसली उनमें ऑक्सीजन कम मिलेगा। ऑक्सीजन कम मिलेगा तो सफोकेशन से वो मरेंगे ऑटोमेटिकली, है ना। According to Diego Cresting, a marine scientist of Spain National Research Council, the rise in temperature accelerate metabolism। तो ये कारण भी है, साथ ही साथ में rise in temperature accelerate metabolism and organism need more food to obtain their metabolic rate। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा, मेटाबॉलिज्म जो है, मेटाबॉलिक रेट है ऑर्गेनिज्म को वो भी बढ़ेगी। तो मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली उसकी फूड की डिमांड भी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, कि उस मेटाबॉलिक रेट को वो मेंटेन कर पाए। तो ये भी एक इम्पैक्ट है। तो मेंस आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। फिर एल्गल ब्लूम्स आर मोर कॉमन इन हॉट वाटर, है ना। एल्गल ब्लूम्स देखते होंगे आप लोग, बहुत सारे पॉन्ड वगैरह में पूरा ग्रीन ग्रीन नजर आता है, बहुत सारे वीड्स ग्रो हो जाते हैं उसमें, एंड और बहुत सारा स्मेली हो जाता है, बहुत बैड ऑर्डर आता है। सच ब्लूम्स कैन फर्दर डिप्लीट ऑक्सीजन लेवल एंड प्रोड्यूस टॉक्सिन हार्मफुल फॉर फिशेस, मरीन मैमल्स एंड बर्ड्स। फिर इनका जो है धीरे धीरे पॉपुलेशन डिक्रीज होने लगता है। तो हाई वाटर टेम्परेचर एंड मोस्ट हार्मफुल फॉर एनिमल्स लिविंग इन द बॉटम ऑफ द ओशन एंड लेक्स। तो हाई वाटर टेम्परेचर जो है, जो भी बेंथिक स्पीसीज है जैसे कि कोरल, मसल्स, स्पॉन्जेस, स्टारफिश, प्लांट्स लाइक सी ग्रासेस, उन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। एंड आर ऑफन अटैच टू द रॉक्स और द सॉलिड ग्राउंड्स, है ना। तो जो नीचे के जो ग्राउंड होता है, बेड रॉक्स होता है, उस पर जो है ये मेनली अटैच रहता है। दे कांट माइग्रेट व्हेन इट इज टू हॉट, है ना। बाकी जो माइग्रेट कर जाते हैं जैसे जेली फिश, वो तो अगर गर्म है तो वो ठंडी जगह में भाग जाएगा, लेकिन ये तो रॉक से अटैच्ड है, कोरल्स वगैरह, तो ये कैसे मूव करेंगे। इसीलिए इनका जो डिप्लीशन है वो बहुत फास्ट होने लगता है। मेनी बेंथिक स्पीसीज प्ले क्रिटिकल रोल इन मरीन इकोलॉजी, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बाय कंज्यूमिंग डेड ऑर्गेनिज्म, फिल्टर द वाटर एंड कीप ओशंस clean, rivers, lakes. Some species are vital food sources of other animals, while others are gathered by the humans. ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, है ना। Some of the most important ocean habitats are provided by benthic organisms such as soft corals, seaweeds and sea grasses। बहुत सारे देशों में इसको खाया भी जाता है। Jellyfish, on the other hand, are thriving because of higher temperatures as well as nutrient runoff from the farms and sewage। लेकिन जेलीफिश को उतना प्रॉब्लम नहीं होता, बाकी जो बेंथिक स्पीसीज है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, धौलपुर करौली इज रिसेंटली अप्रूव्ड टाइगर रिजर्व ऑफ विच इंडियन स्टेट। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो ये सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने अप्रूवल दे दी है राजस्थान की, जो ये धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व जो है वो राजस्थान की 5th टाइगर रिजर्व बन गई है, और इंडिया का कितना हो गया, इंडिया का 53rd हो गया, ठीक है। और इस पे भी बात चल रही है, कुंभलगढ़ को भी डिक्लेयर करने की बात चल रही है टाइगर रिजर्व्स, वो भी कुछ सालों में हो ही जाएगा। इससे पहले राजस्थान में 4 टाइगर रिजर्व्स कौन कौन से हैं, तो रणथंबोर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व एंड रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो भी राजस्थान स्टेट के एग्जाम्स देते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच स्टेट यूनियन टेरिटरी इम्प्लीमेंट्स द चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम। केरला, तमिलनाडु, गोवा, पंजाब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु, ठीक है। चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम, तो इन तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर्स ब्रेकफास्ट स्कीम हैज बीन एक्सटेंडेड टू 31,000 schools across the states benefiting 17 lakh students, ठीक है, ठीक। तो जिस तरह से मिड डे मील स्कीम है उसी तरह से ये भी स्कीम है एक टाइप का। इनिशियली द स्कीम वाज डिवाइज्ड टू प्रोवाइड न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट टू 1,14,000 स्टूडेंट के आसपास में फ्रॉम क्लासेस 1 to 5 स्टडिंग इन 1545 गवर्नमेंट स्कूल्स एट एन अमाउंट ऑफ 33.56 करोड़ एलोकेटेड फॉर दिस स्कीम। फिर इसको एक्सपैंड कर दिया गया है, पहले 1 लाख के आसपास, 1.25 लाख के आसपास स्टूडेंट्स थे, अब 70 लाख स्टूडेंट्स इसमें जुड़ जाएंगे।
तो वेरी वेरी अच्छी स्कीम है। एम के स्टैलिन इस फोटो में है, बच्चों के साथ खाना खा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, Rafael Nadal has been named as the brand ambassador for which Indian technology brand? TCS, Wipro, Infosys, Tech Mahindra। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, Infosys। तो ये आपको पता ही होगा, टेनिस के बहुत important legend है ना, important प्लेयर है। Infosys announced entering into a 3-year partnership with tennis legend Rafael Nadal। ठीक है, ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते थे, कौन से कंट्री से खेलते थे? ये स्पेन से। द 22 टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियन, तो 22 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन है, विद सर्व एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर ब्रांड एंड इन्फोसिस डिजिटल इनोवेशन। ठीक है, तो इन्फोसिस के साथ में इनका डील हुआ है 3 साल के लिए। ठीक है, और इन्फोसिस पता ही है कितना इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर कंपनी है ऑफ कटिंग एज डिजिटल इनोवेशन प्रोजेक्ट्स में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन क्या देखते हैं। विद रेफरेंस टू द भारत एनसीएपी टेस्टिंग प्रोटोकॉल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। It has different protocol and does not align with global crash test protocol। तो ऐसा नहीं है, ये ग्लोबल टेस्ट क्रैश टेस्ट प्रोटोकॉल से बहुत मिलता जुलता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अ हायर एनसीएपी स्कोर रेफर्स टू अ सेफर कार, ऑब्वियसली जिसका बेटर स्कोर होगा उसे मिलेगा। द टेस्ट विल कंडक्टेड बेस्ड ओनली ऑन द फ्रंटल इम्पैक्ट टेस्ट, तो ओनली नहीं होगा, इसमें और भी होगा, साइड भी होगा। ठीक है, तो साइड बैक सब तरह से इम्पैक्ट टेस्ट किया जाएगा, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, ओनली 2 जो है वो सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्रैश टेस्ट ऐसे किया जाता है ना, कार मैन्युफैक्चरर हर कंपनी क्रैश टेस्ट करती है। तो इंडिया हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट own crash testing rating assessment, joining half of the dozen other countries and geographies that have these norms। तो ऑलमोस्ट 5-6 कंट्रीज के पास ही ये नॉर्म्स थे, यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन और चाइना वगैरह के पास ये नॉर्म्स थे। अब इंडिया भी इसमें ज्वाइन कर लिया, मतलब इंडिया का भी एक बन चुका है। द क्रैश टेस्ट इज अ कॉल्यूशन ऑफ ए व्हीकल इन ए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट टू असेस इट्स सेफ्टी पैरामीटर्स। ठीक है, द न्यू नॉर्म्स अंडर द भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम और भारत एनसीएपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम अक्टूबर 1 से इम्पैक्ट शुरू हो जाएगा। द स्टैंडर्ड विल ऑफर कस्टमर्स एन ऑब्जेक्टिव मेट्रिक टू कंपेयर द क्रैश सेफ्टी ऑफ व्हीकल्स मॉडल बिफोर बाइंग एंड विल नज मैन्युफैक्चरर्स टू प्रोग्रेसिवली इंप्रूव द सेफ्टी रेटिंग्स ऑफ द मॉडल, है ना। तो जो बायर्स हैं, ठीक है, उनको भी नॉलेज मिलेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगी कि किस तरह से कौन सा कार सेफ्टी टेस्ट पास किया, कौन सा बेस्ट होता है सेफ्टी के हवाले से, है ना। जब भी हम लोग कार खरीदने जाते थे ये सब देखते हैं ना, तो वो हमारे लिए बायर्स के लिए बहुत अच्छा होगा, साथ ही साथ में मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी होगा कि वो अपने इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। द भारत एनसीएपी टेस्टिंग प्रोटोकॉल इज अलाइंड विद ग्लोबल क्रैश टेस्ट प्रोटोकॉल्स विल हैव रेटिंग 1 स्टार टू 5। जिस तरह से आप अगर फ्रिज, टीवी कुछ खरीदते हैं तो उसमें रेटिंग होती है ना, 5 स्टार, 7 स्टार, उसी तरह से इसकी भी रेटिंग होगी। तो ऑब्वियसली जिसे 5 स्टार मिलेगा वो सबसे अच्छा होगा। The evaluation will cover adult occupant protection, child occupant protection, fitment of safety assist technologies, तो इन सब पे इस पे टेस्टिंग भी होगी। For these 3 tests will be conducted frontal, side impact and side pole impact test। ठीक है, तो 3 टाइप का टेस्ट होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली फ्रंटल तो होना ही चाहिए, साइड इम्पैक्ट एंड साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट। बेस्ड ऑन द व्हीकल्स परफॉर्मेंस इन दिस टेस्ट the model will offer separate star rating for AUP and COP। ठीक है, तो एडल्ट ऑक्यूपेंट तो डिफरेंट रेटिंग्स भी होगी, एडल्ट के लिए भी और बच्चों के लिए भी। ठीक है, तो ऑप्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। नेक्स्ट 23rd देखते हैं। विद रेफरेंस टू द स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड 2023 रिपोर्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉरेस्ट्री के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पी फॉल इज वन ऑफ द मोस्ट रैपिडली इंक्रीजिंग स्पीसीज इन द कंट्री। पी फॉल मतलब मोर, है ना, पिकॉक। तो ये स्टेटमेंट सही है। द नंबर ऑफ ग्लॉसी आइबिस एंड ब्लैक हेडेड आइबिस हैज डिक्रीज्ड, तो ये गलत है। डक्स आर रैपिडली इंक्रीजिंग इन इंडिया। ठीक है, तो ये भी गलत है, डक्स जो है उसका डिक्रीज हो रहा है। व्हाइट रम्प्ड वल्चर्स हैव सफर्ड द मैक्सिमम लॉन्ग टर्म डिक्लाइंस, तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो
ओनली टू, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो इस डिटेल इसको रिपोर्ट को मैं जल्दी एक वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें इसके बारे में बहुत डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा, तो आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। द स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड 2023 रिपोर्ट सेज अ जनरल डिक्लाइन इन द नंबर्स इन द मोस्ट बर्ड स्पीसीज इन द कंट्री। तो जनरल डिक्लाइन हुई है बर्ड स्पीसीज की, तो ऑलमोस्ट 1350 के आसपास इंडिया में स्पीसीज मिलती है, अलग अलग बर्ड्स की स्पीसीज पूरे इंडिया में मिलती है, जो कि पूरे वर्ल्ड की ऑलमोस्ट 12 से 13% के अप्रॉक्स में है। ठीक है, तो रिपोर्ट में क्या कहा गया, सेवरल बर्ड स्पीसीज जैसे कि इंडियन पीफॉल, रॉक पिजन, एशियन कोयल, हाउस क्रो आर नॉट ओनली हेल्दी इन बोथ अबंडेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन बट शोइंग एन इंक्रीजिंग ट्रेंड। तो ये सब बर्ड्स तो बहुत इजीली आपको दिख भी जाती है ना। द पी फॉल इंडियाज नेशनल बर्ड, मोर जो है, पीकॉक जो है, इज वन ऑफ द मोस्ट रैपिडली इंक्रीजिंग स्पीसीज इन द कंट्री। ठीक है, अमॉन्ग द बर्ड स्पीसीज दैट हैव बीन डूइंग वेल, जैसे कि एशियन कोयल, ठीक है, इसकी पॉपुलेशन बड़ी है। रिपोर्ट हैज फाउंड दैट बर्ड्स फीड ऑन द इनवर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग इंसेक्ट्स आर डिक्लाइनिंग रैपिडली। क्यों? तो जो बर्ड स्पीसीज जो इनवर्टिब्रेट्स को, मेनली इंसेक्ट्स को खाती है, उनका पॉपुलेशन डिक्लाइन क्यों हुआ? क्योंकि इंसेक्ट का पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ, विच इज कीपिंग इन द वर्ल्ड वाइड ट्रेंड ऑफ डिक्रीज इन द इंसेक्ट पॉपुलेशन। तो सोचिए इंसेक्ट पॉपुलेशन से कितना इम्पैक्ट होता है बर्ड्स के ऊपर भी। फिर white rumped vulture, India's vulture and red-headed vulture have suffered maximum long-term declines। तो इन जो तीन vulture species है इंडिया में जो पाई जाती है, उसमें भी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन मिला है। Birds that are endemic to Western Ghats and Sri Lankan biodiversity hotspot are rapidly declined in India। तो इसकी में भी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुई है, वेस्टर्न घाट्स वाला जो हॉटस्पॉट रीजन है। डक्स आर ऑल्सो रैपिडली डिक्लाइनिंग इन इंडिया, तो डक्स पॉपुलेशन भी डिक्लाइन हो रहा है। इंडिया होस्ट 8 resident and 35 migratory species which occupy a range of habitats, है ना, submerged paddy fields, rivers, forest pools, coastal lagoons। large congregation of ducks occur in, कहाँ मिलता है मेरे डक्स का पॉपुलेशन आपको? चिलिका, पुलिकैट, रन ऑफ कच्छ, मगुराई, लोकटक, सांभर, क्योलादेव, है ना, इसमें ज्यादातर मिलता है। रिवर राइन सैंडबर्न नेस्टिंग बर्ड्स आर आल्सो शोइंग अ डिक्लाइन ड्यू टू वाइडस्प्रेड प्रेशर ऑन रिवर्स फॉर इरिगेशन स्कीम, ट्रांसपोर्टेशन एंड ह्यूमन disturbance, domestic use and pollution from agricultural and industrial chemical, वेरिएशन इन वाटर लेवल एंड सैंड माइनिंग। ठीक है, तो इसमें भी डिक्लाइन हुई है वैसे बर्ड्स की। फिर ग्लॉसी आइबिस एंड ब्लैक हेडेड आइबिस हैव इंक्रीज्ड ड्रामेटिकली इन अबंडेंस। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट है, स्टेट बर्ड रिपोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, इससे क्वेश्चंस आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो अगर आप बोलेंगे तो मैं इस पर बहुत ज़्यादा एक डिटेल वीडियो जो है मैं वो बहुत जल्दी लेकर आ जाऊंगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर वाज ग्रांटेड द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर बाय ग्रीस इन 2023? तो ये जो है ग्रीस की प्रेसिडेंट है। ठीक है, चाइना, यूएसए, यूक्रेन, इंडिया। तो ऑब्वियसली फोटो से पता चली गया होगा इंडिया होगा, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये ऑनर मिला है। तो प्रेसिडेंट ऑफ ग्रीस कैटरीना Sakelpoulou conferred India Prime Minister Narendra Modi with the Grand Cross of the Order of Honor. The Order of Honor was established in 1975. The honor is conferred by the President of Greece to the Prime Ministers and other eminent personalities who, by reason of the distinguished position, have contributed to enhancing the stature of Greece। तो ये मेनली क्या शो करता है? तो ग्रीस और इंडिया के बीच में जो बायलैटरल रिलेशनशिप है उसको ये स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइन 19,000 crore contracts with which company for 5 fleet support ships for the Indian Navy? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, या मजगांव डॉक शिपयार्ड्स शिप बिल्डर्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, तो ये सब मेनली नेवीज के लिए शिप्स और फ्रिगेट्स वगैरह बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैव साइंड एन कॉन्ट्रैक्ट विद हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम फॉर एक्विजिशन ऑफ 5 फ्लीट सपोर्ट शिप्स। ठीक है, तो सपोर्ट शिप्स के लिए है फॉर इंडियन नेवी एट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कितना है? तो 19,000 crores
it would be a major boost towards achieving self-reliance in defense and manufacturing sectors, as the ships will be indigenously designed and contracted by HSL विशाखापट्टनम। ठीक है, तो इंडिया का जो आत्मनिर्भर भारत का जो बात चल रही है, सेल्फ रिलायंस इन द डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, हम लोग बहुत सारे मिसाइल्स टेक्नोलॉजी, फाइटर जेट्स, नेवी के फ्रिगेट्स, वो सब हम लोग इंडिया में ही डेवलप कर रहे हैं, और साथ ही साथ में हम लोग बाकी कंट्रीज को भी बेच रहे हैं धीरे धीरे, है ना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? द गोंड पेंटिंग वाज रिसेंटली इन द न्यूज रिसेंटली, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द गोंड पेंटिंग्स। इट इज क्रिएटेड बाय डॉट्स एंड लाइंस। तो ये फिगर में आप देख लीजिए गोंड पेंटिंग। तो गोंड पता ही एक ट्राइबल ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है, ट्राइबल्स लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप्स है। ये स्टेटमेंट सही है। छत्तीसगढ़ हैज ग्रांटेड द जीआई टैग फॉर गोंद पेंटिंग। तो छत्तीसगढ़ इज इनकरेक्ट, मध्य प्रदेश, एमपी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। पेंटिंग हैज बीन एन आर्ट पार्ट ऑफ पिक्टोरियल आर्ट ऑन वॉल्स एंड फ्लोर्स ऑफ द गोंद कम्युनिटी। हाँ, तो ट्राइबल कल्चर में जो उनके दीवारें होते हैं, घर की दीवारें या फ्लोर होती है, उन पे ऐसे पेंटिंग्स वो लोग करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली आपको पता है ब्रिक्स समिट में गए थे, तो वहाँ पर बहुत सारे अदर फॉरेन डिग्नेटरीज से मिले, तो वहाँ पर उन्होंने क्या क्या गिफ्ट किया। तो नरेंद्र मोदी प्रेजेंटेड अ पेयर ऑफ सुराही फ्रॉम तेलंगाना टू साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा। ठीक है, तो उनको सुराही गिफ्ट किया। एंड नागालैंड शॉल टू हिज वाइफ एंड फर्स्ट लेडी ऑफ द होस्ट कंट्री ऑफ द ब्रिक्स समिट। फिर और उनकी वाइफ को नागालैंड शॉल दिया गया। So Naga shawls are known for their vibrant colors, intricate designs, and use of traditionally weaving techniques, which have been passed on from generation to generation. ठीक है, तो ये नागालैंड से वेरी अच्छी बात है, और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि जो जो हम लोग कंट्रीज के जो हमारे हैंडीक्राफ्ट आइटम्स हैं उसको हम लोग प्रमोट करें वर्ल्ड वाइड किस तरह से। तो ये वेरी वेरी इनोवेटिव मेथड है। ही गिफ्टेड गोंड पेंटिंग्स फ्रॉम मध्य प्रदेश टू ब्राजीलियन प्रेसिडेंट लुइस इनाशियो लुला डी सिल्वा। ठीक है, तो इनको ब्राजील के जो प्रेसिडेंट थे उनको गोंद पेंटिंग्स गिफ्ट किए। गोंद पेंटिंग are one of the most admired tribal art form that are created by dots and lines. They have been the part of pictorial art on the walls and floors of the Gond community. ठीक है, तो ये देखिए कितना खूबसूरत पेंटिंग है ना। तो ऐसे इंडिया में इतने अच्छे अच्छे पेंटर्स हैं, अलग अलग कलाएं हैं, लेकिन हम लोग बस फॉरेन के बारे में ही सोचते हैं। इंडिया में कितनी वैरायटीज है पेंटिंग्स की, है ना। तो ऑप्शन बी इज बी। फिर गोंद पेंटिंग ऑफ मध्य प्रदेश इज a unique art form developed is due to the course of time replicating the association of mankind with nature। तो गोंद पेंटिंग्स में मेनली जो ह्यूमन मैनकाइंड और नेचर का जो रिलेशनशिप है, मैन और एक नेचर का, वो मेनली प्रेजेंट किया जाता है। इट इज एन आर्ट फॉर्म ऑफ पेंटिंग फ्रॉम folk and tribal art that is practiced by one of the largest tribes of India, the Gonds, who predominantly in Madhya Pradesh। ठीक है, मध्य प्रदेश में मेनली गोंड्स रहते हैं, लेकिन और भी छत्तीसगढ़ झारखंड उसमें भी गोंड कम्युनिटी रहती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। विद रेफरेंस टू मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो ये अगर मॉडल प्रिजन एक्ट के बारे में अगर आपको डिटेल में समझना है तो उसके बारे में मैं एक वीडियोस अपलोड पहले ही कर चुका हूँ, बहुत 1-2 महीना पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अटैच्ड, आप वहाँ से देख लीजिएगा। क्वेश्चन देखते हैं। द एक्ट सीक्स टू क्रिएट प्रोविजंस फॉर द ग्रांट ऑफ पेरोल फॉर लॉ एंड रेमिशंस टू प्रिजनर्स टू एनकरेज गुड कंडक्ट। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि गुड कंडक्ट जिनका भी प्रिजनर का होगा वो मिलने में आसानी हो जाएगी पेरोल फॉर लॉ। It aims to provide separate accommodations for women and transgenders inmates। ये भी स्टेटमेंट सही है। Measures for prisoners to video conference with courts have also been introduced। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। How many of the statements are the above the provisions of Model Prison Act 2023? तो C, all 3 is the correct answer। ठीक है, मॉडल प्रिजन एक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द न्यू प्रोविजन क्या किया गया? इट इज एन अटेम्प्ट टू ओवरऑल द कॉलोनियल 1894 एक्ट। तो अभी तक तो हम लोग 1894 का जो एक्ट था वही हम लोग यूज कर रहे थे, मॉडल प्रिजन एक्ट। टू क्रिएट प्रोविजंस टू ग्रांट पेरोल, फिर इसमें वही बात की गई है, एनकरेज गुड कंडक्ट।
separate accommodation for women, transgenders, inmates, ensure the physical and mental well-being of prisoners, focus on reformation and rehabilitation of the inmates। ठीक है, तो इसमें मेनली क्या कहा गया है कि आपको पता ही होगा, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने भी कहा गया कि हमारे जो प्रिजन है उसमें बहुत ज़्यादा, बहुत हद से ज़्यादा उसमें प्रिजनर्स हैं, तो हम लोग प्रिजनर्स को, उसको जो प्रिजन सिस्टम है उसको किस तरह से उसका जो बोझ है कम कर सकते हैं। तो हम लोग प्रिजनर्स जो है उसको हम लोग इस तरह से ट्रेनिंग दे, उस तरह से रिहेबिलिट कर सके कि ताकि वो अपने सोसाइटी में वापस जा सके और एक नॉर्मल इंडिविजुअल के साथ जैसे रह सके। ठीक है, ये नहीं कि प्रिजनर को एक प्रिजनर उम्र भर के लिए बना दिया गया। हाँ, जो क्रिमिनल्स हैं या फिर जो बार बार क्राइम करते हैं उन्हें तो ऑब्वियसली प्रिजन में रखना चाहिए, लेकिन जो सुधर सुधर गए हैं उनको हम लोग को सोसाइटी में एडजस्ट कर लेना चाहिए। द न्यू एक्ट ऑल्सो इंटेंड्स टू ब्रिंग अबाउट एटीट्यूडनल चेंज टुवर्ड प्रिजनर्स एंड इनिशिएट वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट फॉर प्रिजनर्स फॉर देयर री इंटीग्रेशन इनटू द सोसाइटी। ठीक है, the 2023 act also seeks to bring about transparency in prison management। प्रिजन मैनेजमेंट में भी बहुत सारा इसमें हम लोग डिजिटल मीडियम का बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, है ना। ग्रीवेंस रिड्रेसल, प्रिजन डेवलपमेंट बोर्ड्स, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोटेक्टिंग सोसाइटी इन क्रिमिनल एक्टिविटीज ऑफ हार्डन क्रिमिनल एंड हैबिचुअल ऑफेंडर्स जो बार बार क्राइम करते हैं। फिर provision of establishing high security jails, open, semi-open jails have been also inserted, other types के jails भी। New measures for prisoners for to video conference with courts have also been introduced, है ना। तो बहुत लोग होते हैं जो prisoners भाग जाते हैं या उनका encounter हो जाता है या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वो कोर्ट के साथ डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। If the prisoners is using prohibited items like mobile phones in jail, they will be punished for it। ठीक है, तो अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली पनिशमेंट मिलेगा। तो अगर इसे आप डिटेल में देखना चाहें तो आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से बिल्कुल देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द जो पीपल वेर रिसेंटली इन न्यूज कंसिडर द फॉलोइंग ट्राइब्स: कुकी, पैती, थडाउ, लाई। हाउ मेनी अबव ट्राइब्स कम अंडर द कैटेगरी जो पीपल। ठीक है, तो जो पीपल की एक महिला की एक फोटो मैंने अटैच की है, तो ऑल द अबव इसमें आ जाता है। ठीक है, द चीन हिल्स और द इंडो चीन हिल रीजन अ थिकली फॉरेस्टेड रीजन एट एन एलिवेशन ऑफ 2100 से 3000 मीटर के बीच में। कहाँ पे? तो नॉर्थ वेस्टर्न म्यांमार। नॉर्थ वेस्टर्न म्यांमार द हिल्स आर होम टू अ लार्ज नंबर ऑफ ट्राइब्स दैट कम्स अंडर द जो अम्ब्रेला। तो ये इंडिया में भी होता है और म्यांमार के भी बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं। ठीक है, the Zo people include all tribes of the Chin, Kuki, Mizo ethnic groups spread across Myanmar, India, Bangladesh, along with some many tribes, clans such as Chin, Kuki, Mizo, Lusi, Jomi, Peti, Hamar, Ralte, Pawai, Lai, Mara, Gangte, Thadau, etc. ये सब ट्राइब्स हैं वहाँ की, मेनली नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, जो कि म्यांमार, इंडिया एंड सम पार्ट्स ऑफ जो बांग्लादेश वहाँ पर भी मिलते हैं। The tribes are believed to have migrated from China through Tibet to settle in Myanmar and speak a group of Tibeto-Burmese language। ठीक है, तो Tibeto-Burmese language ये लोग स्पीक करते हैं जो कि चाइना से माइग्रेट कर चुके हैं। ठीक है, आफ्टर चाइनाज एनेक्सेशन टू द तिब्बत वो लोग माइग्रेट कर चुके हैं ना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कम्युनिटी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following states has received geographical indication tag for Nugothekerek। तो मेनली एक टाइप ऑफ टेक्सटाइल है जो इस फीमेल ने पहनी है नीचे में, ये है। ठीक है, उसको बोलते हैं नोगोथेकेरेक। तो कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? मिजोरम, मणिपुर, असम, सिक्किम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो इसके प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के लिए सॉरी, ऑब्वियसली मैं वहाँ का नहीं हूँ इसीलिए प्रॉपर प्रोनाउंस नहीं कर सकता हूँ। Nogothekerek is generally 63 inches to length and 45 inches in breadth. The size can vary depending on the size of the women wearing it. तो mainly women ही wear करती है इसे। ठीक है, the ground fabric of Nogothekerek is white and horizontal shadowy black stripes। तो mainly दो ही कलर इसमें prominent है, black and व्हाइट का। तो व्हाइट का होता है उस पर चेक किया होता है, ब्लैक का ऐसे बॉक्स बने रहते हैं, उस टाइप का ड्रेस में देख सकते हैं। यूजिंग व्हाइट एंड ब्लैक वेफ्ट ऑल्टरनेटिवली इन वर्टिकल व्हाइट वर्टिकल वैप।
Nogothekrik is woven in two pieces lengthwise and are sewn together. Junguthui meaning sewn together or stitched by hand in the middle forming a complete puan. तो ये बहुत लोग नीचे में भी सिंगल पहनते हैं या फिर दोनों ऊपर वाले पार्ट में भी और नीचे वाले पार्ट में भी ये पहन सकते हैं। इट इज अ पॉपुलर ट्रेडिशनल क्लॉथ ऑफ द मिजो पीपल। तो ये मिजोरम से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है, ये जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। विद रेफरेंस टू द मरीन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कमिटी MAPC, consider the following statements. The session adopted by the 2023 IMO strategy on reduction of global greenhouse gas emissions from ships. It includes a commitment to ensure an uptake of alternative zero and near zero ग्रीन हाउस फ्यूल फॉर 2030। तो ये 2030 नहीं होगा, 2050 होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है ना। द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन adopted a revised strategy to reduce greenhouse emission from international shipping। ठीक है, तो जो भी इंटरनेशनल शिपिंग होता है, कार्गो का ट्रेड होता है, उसमें किस तरह से हम लोग ग्रीन हाउस एमिशन जो होता है उसको रिड्यूस कर सकें। तो मेंबर स्टेट ऑफ इंडियन इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग एट Marine Environment Protection Committee has adopted 2023 IMO strategy on reduction of greenhouse gas emission from ships with enhanced target to tackle harmful emissions. The revised IMO greenhouse gas strategy included an enhanced common ambition to reach net zero greenhouse gas emission from international shipping close to 2050, a commitment to ensure uptake of alternative zero and near zero greenhouse fuel by 2030, as well as indicative checkpoints for 2030 and 2040। ठीक है, तो इसे हम लोग को 2050 तक अचीव करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सॉरी ये सी नहीं होगा, ये बी होगा आंसर। ठीक है, तो इस बी नहीं ए होगा ऑप्शन नंबर। ओनली वन स्टेटमेंट इज सही, क्योंकि 2030 तक हमें अचीव नहीं करना है, 2050 तक करना है। ठीक है, 2050 तक। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। With reference to the Agni Prime, consider the following statements. It is a new generation advanced variant of Agni class of missile with range capability of between 4000 to 5000 किलोमीटर। तो ये जो स्टेटमेंट है अग्नि प्राइम जो है वो इतना रेंज नहीं है। ठीक है, 1000 से 2000 किलोमीटर का रेंज है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। इट इज अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो ये क्रूज मिसाइल नहीं है, ये बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है गलत हो जाता है। तो नीदर वन नॉट टू। ठीक है, इसका सही आंसर है। द अग्नि प्राइम न्यूली जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल वाज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। तो ओडिशा से इसकी टेस्ट फायरिंग की गई थी। ड्यूरिंग द टेस्ट फ्लाइट द मिसाइल ट्रेवल्ड मैक्सिमम रेंज एंड ऑल फुल टेस्ट ऑब्जेक्टिव्स वर सक्सेसफुली मेट। ठीक है, तो सक्सेसफुल हो गया। विद द थर्ड कंसेक्यूटिव सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ अग्नि प्राइम मिसाइल द एक्यूरेसी रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, the performance of the system has been validated using data obtained by the number of range instruments like radar, telemetry, electro-optical tracking system deployed at different locations, including 2 downrange ships at terminal point to cover entire trajectory। ठीक है, तो ये सब सारे ही फुलफिल कर चुके हैं। तो 3 बार टेस्टिंग हो चुकी है अग्नि प्राइम की। ठीक है, तो अब इसे इंडक्ट कर लिया जाएगा। Agni Prime is a new generation advanced variant of Agni class of missile of range capability between 1000 to 2000 किलोमीटर। ठीक है, तो इसकी लेंथ जो डिस्टेंस है वो कम है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना। जो अग्नि 5 मिसाइल है जिसकी 5000 से 8000 किलोमीटर के बीच में जो रेंज है, ठीक है, तो उसके से कंपेयर मिस्टेक नहीं करना। ये दूसरी क्लास की है, बस नाम सेम है अग्नि। ठीक है, तो ये अग्नि प्राइम है, वो है अग्नि 5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करके बताइए। अगर कोई डाउट है या कोई सुझाव है, सजेशंस है, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए
इंस्टाग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।